वेलकम टू जूरिस क्रैक। जूरिस क्रैक में एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ में आप सबका वार्म वेलकम है। अभी तक हमने इस सीरीज़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक एज, उसके दोनों पीरियड अर्ली एंड लैटर, यहाँ से महाजनपद, जिसमें टोटल 16 महाजनपद थे, यहाँ तक का सफ़र कर लिया था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसे मगध, जो कि एक तो पहले महाजनपद हुआ करता था, बाद में इसने बहुत सारे जनपदों को, महाजनपदों को, जैसे कि अवंती को, आपको चंपा मतलब अंगा, कोसला, वैशाली, वज्जी, इन सब को कब्जा करके एक बहुत बड़े एम्पायर में फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब कुरु से लेके नीचे औरंगाबाद आज के, या गोदावरी नदी के किनारे से लेके बिहार से लेके आपको मालवा मतलब मध्य प्रदेश तक फैला हुआ ये रीजन था। इसी में हम लोग को पढ़ना है आज मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर को पढ़ने से पहले ये हम लोग ने पिछले कल क्लास में देख लिया था, हरियाणा, शिशुनाग और नंदा। धनानंद के समय से क्या होने लगा, जिस रास्ते से आए थे आर्यस, उसी रास्ते से फिर नए लोग आने लगे। ये लोग थे ग्रीस के लोग, और ये पूरा एक नॉर्थ वेस्ट पार्ट हमारा डिस्टर्ब रहा। सब सिंधु का जो रीजन था नदियों का साथ, वहाँ पे विदेशी आक्रमण होता ही चला गया। तो धनानंद के समय में कौन आ रहा था? वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। ग्रीक इन्वेशन इंडिया, also known as Alexander III or Alexander of Macedonia, was born in 356 BC in Pella, Macedonia. He died on June 13, 323 BC in बेबीलोन। ये बेबीलोन मतलब आज का कंटेम्प्रोरी इराक। ये घर नहीं पहुंच पाया क्योंकि जीवन भर इसने लड़ाई किया और घर पहुंचते पहुंचते इसका देहांत हो गया। ही वॉज द किंग ऑफ मैकेडोनिया हु ओवरथ्रू द पर्शियन एम्पायर। इतने बड़ी पर्शियन एम्पायर को लेकिन इसने हरा दिया। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज रूलिंग ईयर ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड military campaign through Asia and Northeast Africa, and by age of 30 he had created one of the largest empire of the ancient world, stretching from Greece to northwestern India। बहुत बड़ा एम्पायर इसने खड़ा कर दिया। अब just before the invention of Greece, Alexander, there were small rulers in the northwest India such as Ambhi of Takshila, Porus of Jhelum region, Hydaspes। आप जानते हैं जो ये रीजन था, आप ICJ जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, RS, ये हो गया इंडस, चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। तो इन सब के बीच में कुछ कुछ जगह है, द्वाब है बड़े बड़े, इस पे लोग हमेशा से रहते थे, कब्जा करना चाहते, क्योंकि बहुत फर्टाइल लैंड होता है ना। फर्टाइल इसलिए कि बार बार जब भी फ्लड आता है, नई मिट्टी आती है, तो ये 7 नदियों के जो एरिया है, दोनों के इंटरसेक्शनल एरियाज है, इस पे हर कोई चाहता कि हम कब्जा करें। उसी प्रकार से अलेक्जेंडर भी चाहता था। अब यहाँ पे छोटे छोटे, क्या कि महाजनपद तो कोई वहाँ पे था नहीं, लेकिन छोटे छोटे रूलर अपना थे, जैसे अम्बी तक्षशिला का, पोरस पंजाब के उस झेलम वाले साइड का, है ना। अम्बी एक्सेप्टेड, अम्बी ने शुरुआत ही में एक्सेप्ट कर लिया सोवरेनिटी ऑफ अलेक्जेंडर, लेकिन जो पोरस था वो फाइट किया, बहुत ज्यादा फाइट किया अच्छे से। Alexander was so fascinated by the porous combat that he gave back his territory। उसने उसको टेरिटरी को दे दिया। में एक चांस है कि पोरस ने भी उसकी सॉवरेनिटी या लॉर्डशिप एक्सेप्ट कर ली हो, लेकिन ये पक्की बात है कि उसने सोर्सेज ऐसे हैं कि जो उनको वापस पोरस को दे दिया। द बैटल ऑफ हेडेस्पस इज बैटल बिटवीन द हिम, मतलब अलेक्जेंडर एंड पोरस। हेडेस्पस किसके बीच हुआ, ये क्वेश्चन है उसी में आता है, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। आफ्टर दैट द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर क्रॉस द चिनाब, ICJ, इंडस, चिनाब, झेलम, पहले आएगा इंडस, उसके बाद आता है झेलम, उसके बाद चिनाब, उसके बाद रिवर रवि, ब्यास, सतलुज, यही आता है। तो आफ्टर द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर क्रॉस द चिनाब रिवर, annexing a tribe between the रवि एंड चिनाब, रवि और चिनाब के बीच में। His army however refused to cross the Beas, इसको अब क्रॉस करने के लिए उन्होंने मना और उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। आफ्टर ईयर ऑफ बैटल दे वेर, अब वो थक चुके थे युद्ध लड़ते रहते, जब से वो निकला था तो लड़ ही रहा था। इन 326 BC अलेक्जेंडर वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट, ही डाइड इन बेबीलोन, मतलब इराक में डाइड हो गया 323 BC में, एजेड 32, ऑन हिज वे बैक। द ग्रेट एम्पायर स्प्लिट इन 321 BC आफ्टर हिज। उतने बड़े एम्पायर को तो कोई संभाल नहीं सकता था, जो जो वहाँ के जनरल होते थे अपने अपने को किंग उसने घोषित कर दिया। अलेक्जेंडर लेफ्ट 4 ऑफ हिज जनरल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन चार्ज ऑफ 4 एरियाज, वन ऑफ देम बीइंग द सेल्यूकस वन निकेटर, who later trade with Chandragupta Maurya for his territory in the Indus Valley। और ये हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे क्या कि बैक्ट्रियन,
आए, प्रथाज आए, शाकाज आए, कुशांस आए, इसको पूरा हमें पढ़ना है, लेकिन पहले हम मौर्यन एम्पायर कंप्लीट कर लेंगे तब। आइए, मौर्य डायनेस्टी। Herodotus, father of history, wrote that the fabulous wealth of India attracted Alexander. Moreover, his interest in geographical. The last of the Nanda ruler, Dhananand, was highly unpopular due to his oppressive tax regime. और ये टैक्स क्यों लगाता था? इसके पास आर्मी जो थी, स्टैंडिंग आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी थी, 2 लाख के करीब पैदल सैनिक है ना, सोल्जर्स, 60,000 के करीब कैवेलरी, घुड़सवार, 6,000 के करीब एलिफेंट्स, वार एलिफेंट, इनको मेंटेन करने के लिए तो लोग होते हैं। 5 लाख स्टैंडिंग आर्मी रखी तो टैक्स तो लीजिएगा भाई। ऑल्सो पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया दैट रीजन फेस्ड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट फ्रॉम फॉरेन पावर। और उस पर से जंग, लगातार उधर से अलेक्जेंडर का प्रेशर आ रहा था, उसकी फोर्सेस का प्रेशर। Some of these regions came under the rule of Seleucid dynasty founded by Seleucus Nicator I. He was one of the general of Alexander the Great. आप जानते होंगे उसके बाद 326 में उसकी अपनी आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया कि अब हम जंग नहीं लड़ सकते भाई, अब हमको वापस जाना है। जैसे इंडस नदी जनाब झेलम के बाद रवि ब्यास को बोला अब हम ब्यास रिवर को पार नहीं करेंगे, अब हमको वापस वापस कीजिए। यहाँ से वो वापस चलने लगे, लेकिन 4 अपने जनरल को छोड़ दिए। उसमें से एक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस, उसने सेल्यूसिड डायनेस्टी फॉर्म की। चंद्रगुप्ता विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकली एस्ट्यूट ब्राह्मण कौटिल्य usurped the throne of defeating Dhananand in 321 BC. इसी दौरान विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को डिफीट कर दिया 321 BC में, और शुरुआत हो जाती है मौर्यन एम्पायर। कई लोग 324 कहते हैं, कोई 321 होता, डिस्प्यूट होते हैं क्या कि ये हिस्ट्री था, कोई आदमी तो वहां से आगे बताया नहीं है। 297 BC तक ये चलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। In a series of battle, he defeated Dhananand and laid foundation of the Maurya Empire in 321 BC. In 305 BC, he entered into a treaty with Seleucus Nicator in which Chandragupta acquired Baluchistan, eastern Afghanistan, and the region of the west of Indus. He also married Seleucus Nicator's daughter. In return, Seleucus Nicator got 500 elephants. एलिफेंट तो कमी कुछ था नहीं, झारखंड बगल में आपका छत्तीसगढ़ बगल में एलिफेंट जितने पकड़ के लाना ले आओ, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने 500 एलिफेंट दे दिया, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसकी वजह से बलूचिस्तान, सोचो आज के पटना से बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक उस समय राज कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त लेड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड ब्राउट अंडर वन कंट्रोल ऑलमोस्ट द होल ऑफ प्रेजेंट इंडिया, बैरिंग अ फ्यू प्लेसेस लाइक कलिंगा एंड एक्सट्रीम साउथ को छोड़ दिया जाए, या कुछ कलिंगा वलिंगा को छोड़ दिया जाए, तो पूरे एरिया पे आज के जैसे आज से बड़े इंडिया पे वो राज कर रहे थे। मेगास्थनीज वाज अ ग्रीक एम्बेसडर एट चंद्रगुप्ता कोर्ट। अब ग्रीक एम्बेसडर हमेशा इस कोर्ट में मिलेंगे आपको, इसलिए कि ग्रीक के सबसे बड़ा अलेक्जेंडर आके जा चुका था, और उनके 4 जनरल तो यहाँ रह ही गए थे, तो अब आपस में ये लोग डिप्लोमेसी करते रहते थे। तो मेगास्थनीज किस पीरियड में आया? एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपका। मेगास्थनीज कोर्ट में आए चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। He abdicated the throne of in his favor of his son Bindusara and went to Karnataka with Jan Mong Bhadrabahu. He had embraced Jainism and is said to have starved himself to death according to Jain tradition at Shravan Belagola। ठीक है, श्रवण बेलागोला, मतलब राजा तो थे, लेकिन इन्होंने जैनिज्म को एक्सेप्ट किया। जैनिज्म में अपना, आप जानते हो कि सबसे कठोरतम अगर आप लाइफ जीना होता है, उसमें एक है कि हल्के हल्के आप स्टार्व करते करते डेथ की ओर जाना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने सन बिंदुसारा के फेवर में थ्रोन को छोड़ के, गद्दी को छोड़ के कर्नाटक की ओर चले गए भद्रबाहु के साथ, और वहाँ स्टाफ हिमसेल्फ टू डेथ। और वहाँ पे बहुत बड़ी मंदिर है श्रवण बेलागोला कर्नाटका में। बिंदुसारा 297 to 72 BC was called Amrit Gatha, slayer of enemies by the Greek। अमित्रा गाथा, स्लेयर मतलब एनिमीज के लिए, एनिमीज को काटने वाला। कॉन्क्यूर्ड डेक्कन अप टू मैसूर, अब साउथ में भी जाने लगा था,
Bindusara. Nicator's successor Antiochus replaced Megasthenes with Deimachus as the Greek ambassador at Maurya's court. अब उसके बाद मेगास्थनीज के साथ बिंदुसारा के साथ कौन थे? डेमाकोस थे एज द ग्रीक एम्बेसडर. बिंदुसारा अपॉइंटेड हिज यंगर सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैनी. उज्जैनी वही उज्जैन. फॉलोअर ऑफ आजीविका फिलॉसफी, एवरीथिंग इज फेट प्री डिटरमाइंड. जो चीज हो रहा है वो डिटरमाइंड है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप एक हो रहा है. सबसे इंपॉर्टेंट लीडर पूरे के पूरे मगध में और मौर्य में, तो स्पेशली मौर्य, जनरल ऑल ओवर द मगध. 272 to 231 BC, Ashoka was trained in military and weapon and showed great skill as an administrator when he was made the governor of Ujjain. ये आप देख सकते हैं. Appointed younger son Ashoka as a governor of Ujjain. In the war of succession that followed the Bindusara date in 272 BC, Ashoka emerged victorious, aided by his father's minister. When he became the king, he was said to be bad-tempered, ruthless and very cruel. लेकिन जब वो राजा बने, ऐसा माना जाता है कि अशोक के बारे में कि उस शुरुआती दौर में bad-tempered, ruthless, very cruel. Once he became the king, he started expanding his empire by conquest. In the 9th year of his reign, he waged war with the Kalinga in present-day Odisha. आपको मालूम ही है, अभी तक ये उड़ीसा का कलिंगा कब्जा नहीं हो पाया था. अब उसको कब्जा करने के लिए अशोक ने अपने 9वें साल राज के एक जंग शुरू कर दी. Victorious war with Kalinga 8th regional year was the most important event of Ashoka's reign, and its effect on Ashoka has been described by Ashoka himself in Rock Edict 13. तो ये पूछा जाता है रॉक एडिक्ट 13 पे क्या मेंशन है? Victorious war with Kalinga. The horror of war disturbed him so much he decided to shun violence for the rest of his life and turn to Buddhism. अब जो अशोका ने जो निकला था पूरी तरह से विजयी होने के लिए, लेकिन जब युद्ध की वहवा को देखा तो वो डर गया किस मामले में? उसने देखा कि इतने लोग मारे गए, खून से जमीन लाल हो गई, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चे मारे गए. तो इसको देख के उसने सोचा कि अब वायलेंस, हिंसा अब हमें नहीं करना है. अशोका embraced Buddhism under the influence of Buddhist monk Upagupta या मोगलीपुत्र Tissa, abandoned the policy of physical conquest in the favor of policy of cultural conquest. भेरी घोषा रिप्लेस बाय धम्म घोषा. मतलब अब फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, अब तलवार से जीत नहीं होगी, अब जीत होगी तो फिलॉसफी से. आप अगर हमारी फिलॉसफी से खुश हैं, आप हमारे पॉलिसी से खुश हैं, आप हमारे काम से खुश हैं, तो आप कल्चरली हम आप पे कॉन्क्वेस्ट करेंगे. तो अब अशोका ने अपनी पॉलिसी को बदल दिया फ्रॉम भेरी घोषा to Dhamma Gosha. Ashoka conversion to Buddhism was gradual, not immediate, as he first became a Sakya Upasaka. आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक है मतलब बुद्धिज्म में दो तरह के होते हैं. उसी में इसने सबसे पहले इस साक्य उपासक बने. पहले उन्होंने धर्म को समझने के लिए एक प्रोसेस बाय प्रोसेस अपनाया. एंड 2.5 years later become a भिक्षु एंड गेव अप हंटिंग. धीरे धीरे पहले उपासक बने, फिर भिक्षु बने. कंस्टिट्यूटेड धम्म यात्रा टू सरनाथ, बोध गया, लुम्बिनी. अष्ट स्थान का मामला होता है. 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिज्म के लिए. उनका भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु नेपाल में होता है. उसके बाद वो अपने घर को 29 साल 29 ईयर्स ऑफ के एज में छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो 35 साल की उम्र में मोक्ष प्राप्त होता है. कहाँ प्राप्त होता है? गया, बोध गया में. बोध गया के बाद वो सबसे पहला जो सरमन अपना देते हैं वो सरनाथ में, और उनका जो डेथ होता है जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं कुशीनगर में. तो हर जगह धाम यात्रा जो आज के डेट में सोचिए पिलग्रिम यात्रा होता है, पिलग्रिम ट्रेवल जर्नी होता है, अशोक ने ट्रेवल करवाया या ऑर्गेनाइज किया. कन्वेड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन 250 BC टू स्ट्रेंथ संघा. उसके बाद सर्विस टू फादर एंड मदर, रेफरेंस टू टीचर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा एंड लव ऑफ ट्रूथ. मतलब पूरी तरह से फिलोसफिकल बात. और जैसे माँ बाप की सेवा करना, टीचर्स की इज्जत करना, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा और लव ऑफ ट्रूथ, इसकी बात करने लगा अशोका. प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस एंड स्लाउटर, प्रोहिबिशन ऑफ फेस्टिव गैदरिंग फॉर मीनिंगलेस रिचुअल, humane treatment of servant by the masters and the prisoners by the government official.
मतलब अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है आज भी तो उसका क्या एक इंसानी तौर पे इज्जत किया जाए, यहाँ तक कि जेल में बंद कैदियों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। कर्टेसी टू रिलेशन एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स विथ टॉलरेंस वर्ड ऑल सेक्ट, सभी सेक्ट इक्वल हैं, लेकिन जो ब्राह्मण्स हैं उनके प्रति आप इज्जत और लिबर्टी देना। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्म इंस्टीड ऑफ वार, अपने कल्चर, अपने क्वालिटी, अपने काम से, उसकी वजह से जीतना है, ना कि युद्ध से। मतलब तलवार की नोक पे नहीं जीतना है, भाले की नोक पे नहीं जीतना है। आर्मी जो 2 लाख घुड़सवार, 2 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक, 6,000 से ज्यादा हाथी और 60,000 घुड़सवार, उसके बल पे नहीं जीतना है। कंधार इंस्क्रिप्शन स्पीक ऑफ सक्सेस ऑफ हिज पॉलिसीज, हंटर एंड फिशरमैन गेव अप हंटिंग एंड बिगन प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। मतलब इन्होंने ये फिशरमैन और हंटर ने मछलियों को मारना छोड़ दिया और अब एग्रीकल्चर करने लगे, ये कंधार इंस्क्रिप्शन में कहा गया। अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल था गवर्नमेंट, जैसा आज होता है सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी। हाईली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट विद अ स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस सिविल सर्वेंट का मामला वहां भी चलता था। मोनार्ची वाज सपोर्टेड बाय कौटिल्य, हाउएवर ही डिड नॉट स्टैंड फॉर रॉयल absolutism and advocate king to take advice of his ministry in running the administration. As per the चाणक्य कौटिल्य क्या था कि अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है, अब एब्सोल्युटली बस अपना फैसला मत चलाइए, आपको कैबिनेट का फैसला, जो आपकी सभा, आपके चुने हुए मिनिस्टर है, उनका फैसला भी मानना होगा। A council of ministers called the Mantri Parishad assisted in the king in the administration matter. Council consisted of Mantri Parishad Adhyaksh, Purohit, Mahamantri, Senapati, Nivraj. Civil servant known as Amatyas and Adhyaksh were appointed to look after day-to-day administration. Their selection method was given by the Kautilya. मंत्री पदरक्ष, हेड ऑफ ऑल अमात्यास, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे था समहर्ता, द चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज इन चार्ज ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल रेवेन्यूज, द डिपार्टमेंट आज भी इस कहलाते हैं। तो ये जो चीफ इंचार्ज थे किसके, रेवेन्यू कलेक्शन के, उसमें समहर्ता। उसके बाद आप देखिए सन्निदाता, चीफ कस्टोडियन ऑफ स्टेट ट्रेजरी एंड स्टेट स्टोर हाउस। टैक्स रेट 1/6 या 1/6 या 1/4 ऑफ प्रोड्यूस आपको देना पड़ता था टैक्स के रूप में। आपने अगर 1000 kg गेहूं उगाया है, वीट उगाया है, तो आपको स्टेट ट्रेजरी में जाके 250, मतलब 250 kgs ऑफ वीट को जमा करना पड़ेगा, या 1/6 या 1/4। जुडिशरी की बात करें, जो जुडिशियल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैपिटल इन मौर्यन टाइम वाज नोन एज धर्माधिकारी, जो धर्माधिकारी के जाना जाता है। सिविल कोर्ट धर्मस्थ्या, क्रिमिनल कोर्ट कंटका शोधना। जेल्स अंडर सेपरेटली अपॉइंटेड ऑफिसर, जेल के लिए अलग ऑफिसर हुआ करते थे। प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस। नॉर्थ में तक्षशिला, वेस्ट में उज्जैन, साउथ में सुवर्णनगरी, ईस्ट में कलिंगा और पाटलिपुत्र एज ए सेंट्रल। Provincial governors were appointed from the royal family princes. District administration was under the charge of Pradeshika, assisted by Rajukas and Yuktas of subordinate official. Village administration was in the hand of Gramani. Head of 10 to 10 villages was called Gopa. Army, strong military kept to maintain the vast kingdom and frontiers. Various subcommittees to look after department like navy, transport, provision, horses, chariot, elephant. 6 lakh soldiers, 30,000 infantry, 9,000 war elephant. Spy system was well developed. Gudha Purusha. अब आइए मौर्यन आर्ट, दो तरह, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में। कोर्ट आर्ट में प्लेसेस, पिलर, स्तूपास, और पॉपुलर आर्ट में केस, पॉटरी, स्कल्पचर। प्लेसेस में अशोका प्लेस एट कुम्हरार, ये कुम्हरार कहाँ है, पटना में। मौर्यन कैपिटल एट पाटलिपुत्रा, कंटेम्प्रोरी पटना में। पिलर, केव्स, ये Mauryan court art implies architectural work in the form of pillar, stupas, and palaces, commissioned by the Mauryan ruler for political as well as religious reason. Places. Greek historian Megasthenes described the place of Mauryan Empire as one of the greatest creation of mankind, and Chinese traveler Fahin called the Mauryan place as a God-gifted monument. इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब
मेगास्थनीज जो कि ग्रीस एम्पायर मतलब सेलुकस का जो एम्बेसडर था इस कोर्ट में, लेकिन आया तो ग्रीक से था। तो उसने कभी देखा ही नहीं था, उसने बोला है कि ये ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है। और जिस आज के डेट में पटना में आपको उसका कोई अंश, उसके बस लंबे लंबे पिलर्स मिलेंगे। फाहिन ने बोला कि ये गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट है। पर्शियन इन्फ्लुएंस, द प्लेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज इंस्पायर्ड बाय द आर्किमेड पैलेसेस लाइक परसेपोलिस इन ईरान। Pillars बहुत सारे हैं। अशोका pillars usually made of chunar sandstone as a symbol of state assume a great significance in the entire Mauryan Empire. Objective, the main objective was that to disseminate the Buddhist ideology and the court order in the entire Mauryan Empire. हर जगह वो खड़े कर दिए जाते थे। इससे दो चीजें होती थी, एक तो रिलीजियस जो उनका पर्पस है वो फुलफिल होता था, साथ ही साथ कोर्ट ऑर्डर्स और जो भी अपना पब्लिक पॉलिसी को जो फैलाना चाहते थे वो। लैंग्वेज, वाइल मोस्ट अशोका पिलर एडिक्ट्स वेयर इन पाली। पाली में क्यों था? क्योंकि बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट और प्राकृतिक लैंग्वेज एंड फ्यू वेयर रिटन इन ग्रीक और अरेमिक लैंग्वेज आल्सो। लैंग्वेज डिपेंड अपॉन द ट्रेड रूट एंड ज्योग्राफिकल एरिया। जहां पे अरेमिक बोली जाती है वहां पे अरेमिक में पिलर था, जहां पे पाली का ज्यादा बोलचाल की, जहाँ पे लोग ज्यादा बोलचाल करते हैं वहाँ पाली में था। जहाँ पे पर्शियन है तो वहाँ पर्शियन होगा, जहाँ ग्रीक है वहाँ ग्रीक। ये सभी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड रूट्स पे डिफरेंट ज्योग्राफिक एरिया में वहाँ पे अलग अलग पिलर में अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। पिलर एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, अशोक का 7 पिलर एडिक्ट्स। दिस वाज फाउंड एट टोपरा दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण एंड मेहरौली। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे आते हैं। एडिक्ट नंबर 1, पिलर एडिक्ट नंबर 1, अशोकास प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पिलर टू पीपुल। प्रोटेक्शन देना का काम था पिलर 1 का। किसको? जो आम लोग हैं। पिलर एडिक्ट 2 डिफाइन धम्मा एज अ मिनिमम ऑफ सीन मेनी वर्च्यूज कंपैशन लिबर्टी। इसका धम्म की बात की गई, प्रोटेक्शन के बाद धर्म की बात की गई। पिलर एडिक्ट नंबर 3 abolishes sin of harshness, cruelty, anger, pride। ये भी धर्म से रिलेटेड था। पिलर एडिक्ट 4 डील विद द ड्यूटीज ऑफ राजुकाज। जो राजुकाज नियुक्त होते थे देखने के लिए, उनकी ड्यूटीज के बारे में। पिलर एडिक्ट 5 लिस्ट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स which should not be killed on some days, another list for the animal which have not to be killed at all। कुछ एनिमल्स को तो बैन लगा दिया गया परमानेंटली, और कुछ के लिए क्या था कि इनको इन दिनों पे नहीं मारा जाए। ये 5वां नंबर एडिक्ट। पिलर एडिक्ट नंबर 6 धम्म पॉलिसी 7 का वर्क डन बाय अशोका फॉर धम्म पॉलिसी। मीनर पिलर इंस्क्रिप्शन, रोमी दई पिलर इंस्क्रिप्शन, अशोका विजिट टू लुम्बिनी एंड एग्जम्पशन ऑफ लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स। और टैक्स से ही वहां जो 1/6 और 1/4 टैक्स लग रहा होगा उससे ही एग्जम्पशन दे दिया, क्योंकि ये था बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बुद्ध। निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन नेपाल, इट मेंशन दैट अशोका इंक्रीज द हाइट ऑफ स्तूपा ऑफ बुद्धा कोनाकामा टू इट्स डबल साइज। मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन सरनाथ लाइन कैपिटल, द फर्स्ट सरमन आफ्टर गेटिंग द एनलाइटमेंट। उन्होंने सरमन में पहला सरमन जो दिया था वो सरनाथ में दिया था। नियर वाराणसी वाज बिल्ड बाय द अशोका इन द कमेमोरेशन ऑफ द धर्म चक्र परिवर्तन और द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। वैशाली पिलर बिहार, सिंगल लाइन विथ नो इंस्क्रिप्शन, सिंगल। सनकिसा पिलर उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, लौड़िया अरेराज चंपारण बिहार, इलाहाबाद पिलर उत्तर प्रदेश। The lion capital of Ashoka is a sculpture of 4 Asiatic lion। ये एक एशियाटिक लायन, एक जस्ट बैक में, 1 2 3, इसके बैक में 4, standing back to back on an elaborate base that include 4 other animal। A graphic representation of it was adopted as the official emblem of India in 1950। और इसको ऑफिशियल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। It was originally placed on the top of the Ashoka pillar by Emperor Ashok in about 250 BC during his rule over Mauryan Empire। The pillar, sometime called the Ashoka column, is still in its original location, but the lion capital is now in Sarnath Museum in the state of Uttar Pradesh, India। अब ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये
उस पिलर से हटा के अब म्यूजियम में डाल दिया गया है। किस म्यूजियम में? उत्तर प्रदेश के सरनाथ म्यूजियम में। द कैपिटल इज carved out of a single block of polished sandstone and was always a separate piece from the column itself. कॉलम को अलग ऐसे अलग किया गया था डिजाइन। इट फ्यूचर 4 एशियाटिक लाइन बैक टू बैक, ये आप देख रहे हैं। दे आर माउंटेड ऑन एन abacus with a frieze carrying sculpture of high relief of an elephant, a galloping horse, a bull and a lion, separated by intervening spoke chariot wheel। ये chariot wheel आप देख रहे हो। अब इसमें क्या क्या है? एलिफेंट इनके आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। हॉर्स, हॉर्स याद होगा। बुल, अ लॉयन, हॉर्स भी इनके पास रखते थे। बुल का भी यूज होता होगा, लॉयन तो ऊपर में भी है, इसके नीचे भी है। सेपरेटेड बाय द इंटरवेनिंग स्पोक चैरियट व्हील। द लायन इज सिंबलिक ऑफ 24th तीर्थंकर महावीर symbol lion. Further, the bull, the elephant, and the horses are sequentially symbolic of the first 3 Tirthankar, Rishabhnath, Ajitantha, Sambhavanatha, respectively. The Ashoka Chakra is a depiction of the Dharma Chakra, a wheel represented with 24 spokes in Buddhism. MCQ, कितने स्पोक हैं? 24. It is called so because it appears on a number of edicts of Ashoka, most prominent among which the lion capital of Ashoka. ये जो यही The most visible use of Ashok Chakra today is at the center of the flag of India adopted on the 22nd July 1947, where it is rendered in a navy blue color on a white background, replacing the symbol of Charkha spinning wheel on the pre-independence version of flag. चरखा को रिप्लेस करके वहां पे ये व्हील धम्म व्हील को लगा दिया गया 24। Stupas, where beauty, art and architecture, stupas were burial mounds prevalent in India from Vedic period. Example, Sanchi Stupa in Madhya Pradesh is the most famous of the Ashoka's stupas. Pipravaha Stupa in Uttar Pradesh is the oldest one. Stupas built after the death of Buddha, Rajgir, Vaishali, Kapilvastu, Alakappa, Ramgaram, Vetapida, Pava, Kushinagar and Piplaivana. Stupa at Bharat, Rajasthan, grand stupa with circular mound with a circumambulatory path. ये सारा कुछ हमने आर्ट आर्किटेक्चर को देखा। हमने पॉइंट वाइज बहुत डीप में हम जाने के लिए इसलिए नहीं जा रहे हैं किसी भी एम्पायर में अपने एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के, क्योंकि ये जो सीरीज है वो आपको एमसीक्यूज के लिए तैयारी करा रही है, बेसिक कंसेप्ट दे रही है कि आप जुडिशियल सर्विस के एग्जाम को निकाल लें। और इससे ज़्यादा जुडिशियल सर्विस में जीके में नहीं पूछा जाता। बिहार जुडिशरी में सबसे ज़्यादा जीके का मार्क्स है, इसलिए आपको तैयारी करना पड़ेगा जीके का अच्छे से। और बस आप ये देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आपको सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और कनेक्टेड हो जाएगा। जब कनेक्टेड हो जाएगा तो भूलने का चांसेस बहुत कम है। थैंक यू। अगर कुछ ऐसा लगता है जिसे हम लोग ऐड कर दें या कुछ आपको पूछना हो क्वेश्चन, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।